कमाउने बेला तिमीहरूले कमाउने, पेसेन्टलाई गाह्रो भएको बेला चाहिँ धपाइदिने हैन। अनि त्यहाँ चाहिँ मेसिनहरू डाइल्युजरहरू केही पनि राम्रो छैन। दोस्तों, ये है नेपाल के प्रसिद्ध हास्य कलाकार आदर्श मिश्रा, और जो कि बहुत ही ज़्यादा भावुक है अपने पिता की मृत्यु पे। और जो उनकी जो पिता की मृत्यु है वो किस कारण से हुई, क्या इसके पीछे तथ्य थे, किस कारण से ऐसा हुआ, इसी के संबंध में आज इस वीडियो पे बात करेंगे दोस्तों। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, काफ़ी सारी जानकारी आपको मिलने वाली है और एक व्यू रखने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत ही दुखद घटना सामने आ रही है नेपाल से, कि जो नेपाल के प्रमुख हास्य कलाकार हैं आदर्श मिश्रा जी, उनके पिताजी विनोद मिश्रा जी का निधन हो गया। और जिसमें उन्होंने 2 हॉस्पिटल्स को जिम्मेदार माना है, नेशनल मेडिकल कॉलेज और नारायणी हॉस्पिटल। तो इन दोनों को काफ़ी जिम्मेदार माना है कि उनके पिताजी की जो ट्रीटमेंट में लापरवाही हुई और उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं उन्हीं की ज़बानी उनने क्या कहा और किस प्रकार से उनके पिताजी की मृत्यु हुई। तो ये रहा छोटा सा एक वीडियो, आप देखिए। बाबा हुनुहुन्न अब हैन। अनि मेरो बाबाको अवस्था यस्तो हुनुको पुरै जिम्मेवार चाहिँ म नेसनल मेडिकल कलेज र नारायणी सरकारी अस्पताललाई मान्छु। किनभने बाबाको 2 हप्ता अगाडि डायलिसिसमा लग्दाखेरि बाबालाई SpO2 90 छ भनेर हैन, तपाईको डायलिसिस यहाँ हुँदैन भनेर हामीलाई एनएमसीबाट निकाल्दै हो हैन। 4 वर्ष मेरो बाबाले एनएमसीमा डायलिसिस गराउनु भएको हो हैन। पर डायलिसिसको 3500 सरकारबाट तिनीहरूले उठाएको हो हैन। कमाउने बेला तिमीहरूले कमाउने, पेसेन्टलाई गाह्रो भएको बेला चाहिँ धपाइदिने हैन। अनि त्यहाँ चाहिँ मेसिनहरू डाइल्युजरहरू केही पनि राम्रो छैन। एनएमसी को कन्ट्र्याक्ट डायलिसिस मेसिनको ओभरअल कुराहरूको कन्ट्र्याक्ट लिएको छ नेफ्रो प्लसले, जुन इन्डियन कम्पनी हो। अनि इन्डियाको एउटा सिटिजनले जो नेपालमा कार्यरत छ त्यसले डिसाइड गर्न पाउँदैन क्या डायलिसिस कसको हुन्छ र कसको हुँदैन, को बाँच्छ र को बाँच्दैन। त्यो एउटा इन्डियाको कार्यरत मान्छेले आएर डिसाइड गर्न पाउँदैन। इन्डियाको कार्यरत मान्छेले आएर यहाँ तलब खाने हो, नेपालको पेसेन्टलाई हप्काउने होइन। हाम्रो लाइफ त्यसको हातमा छैन। नेफ्रो प्लसबाट यिनीहरूले कमिसन खाएर एउटा डायलिसिसमा एउटा डाइल्युजरले 12 वटा समेत डायलिसिस गरेछन् मेरो बाबाको। 8-9 वटा त मिनिमम छ। मसँग छ सबै लिस्ट। लास्ट इयर नारायणीमा कोभिड वार्ड बनाउँदाखेरि नारायणीको डायलिसिस पेसेन्टहरूलाई एनएमसीमा सिफ्ट गरेको थियो। 1 महिनाभित्र 5 जना पेसेन्ट मरेको थियो क्या, डाइल्युजर मेसिन नफेरेर। अनि त्यस नेफ्रो प्लसले पैसा बचाउनलाई लास्टै नै धाँधली गरिरहेछ त्यहाँ हैन। एनएमसी हस्पिटललाई गत साता केन्द्रबाट आदेश आएको थियो हैन, 20% अफ द तपाईको बेड चाहिँ कोभिड इन्फेक्टेड पेसेन्टहरूको लागि छुट्याइदिनु भनेर। अनि एनएमसीले म केन्द्रको आदेश मान्दिन भनेर भन्यो, किनभने एनएमसी को फाउन्डर बसरुद्दिन अन्सारी हो। अनि बसरुद्दिन अन्सारी लास्टै नै पावरफुल मान्छे हो, गुन्डागर्दी उहाँको अति नै धेरै चल्छ। उहाँलाई केयरमेट गर्ने चेकचाक गर्ने कोही पनि छैन। बसरुद्दिन अन्सारी यति पावरफुल मान्छे हो कि लास्ट इयर केपी ओलीको ट्रान्सप्लान्टमा जति पनि खर्च भयो बसरुद्दिन अन्सारीले पर्सनली आफू पे गरे हो, आफू बेहोरे हो हैन। प्रेस विज्ञप्ति निकालेर त्यसले त्यो कुरा अनाउन्स गरे हो हैन। त्यति पावरफुल मान्छे हो बसरुद्दिन। कलेजमा स्टुडेन्टहरूले फिस बेसी भयो, फिस बढायो, फ्यासिलिटी छैन भनेर प्रोटेस्ट गर्दाखेरि गुन्डा बोलाएर कलेजमा स्टुडेन्टहरूलाई पिट्न लगाएको हो त्यो मान्छेले। त्यतिसम्मको घटिया हस्पिटल हो एनएमसी, नेशनल मेडिकल कलेज वीरगंज। और दोस्तों इस वीडियो को देख के आपको लगा होगा काफ़ी ज़्यादा भावुक वीडियो है। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की अगर परेशानी से गुजरेगा तो भावुक तो होगा ही। आखिरकार उनके पिताजी का निधन हुआ और उनका यह भी कहना है दोस्तों कि जो इस निधन से पहले, जो उनके पिताजी का निधन हुआ, इनसे पहले ही निधन की जस्ट पहले ही उनको मना कर दिया गया था कि डायलिसिस नहीं होगी नेशनल मेडिकल कॉलेज में। और हैरियत की बात यह है कि दोस्तों कि 4 साल से ये अपने पिताजी का डायलिसिस एनएमसी नेशनल मेडिकल कॉलेज में कराते हुए आ रहे हैं। और अचानक से इस प्रकार की डिनाइबिलिटी होना और मना कर देना कि आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, आपकी डायलिसिस नहीं हो सकती, तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि चिकित्सा का एक प्रकार से कमर्शियलाइजेशन जो बड़े शोर जोर से हो रहा है। और इससे अछूता भारत भी नहीं है और इससे अछूते नेपाल भी नहीं है। और जितने भी देश जो डेवलपिंग रास्ते में चल रहे हैं
कहीं ना कहीं जब चिकित्सा में बिजनेस व्यापार चालू हो जाता है तो वहाँ पे इंसान की कोई वैल्यू भी नहीं होती। तो इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों की जो पता चलते हुए ये भी आ रहा है कि जो एनएमसी, जो नेशनल मेडिकल कॉलेज और नारायणी हॉस्पिटल है, उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स रहते हैं। और अगर वहाँ पे नारायणी हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट करवा रहा है और वहाँ ट्रीटमेंट नहीं हुआ और वहाँ से नेशनल मेडिकल कॉलेज में अगर व्यक्ति आता है ट्रीटमेंट कराने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे ट्रीटमेंट करा रहा है तो वहाँ के दस्तावेज उसके पास रहेंगे, और उस दस्तावेज को लेकर के जब वो दूसरे हॉस्पिटल में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा उनको लगेगा कि नहीं, ये इस हमारे कॉम्पिटिटर हॉस्पिटल से आया है और इसको ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की परिस्थिति का शिकार आदर्श मिश्रा जी हुए हैं, और ये बहुत ही निंदनीय है कि अब इसमें ये होना चाहिए कि जो नेपाल सरकार है उस पर पूरी तरीके से कार्रवाई करे और इस प्रकार के गोरख धंधे को रोका जाए। इस प्रकार की जो मानसिकता वाले लोग जो चिकित्सा पद्धति को, चिकित्सा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं, एक व्यापार बना दिया उन्होंने। तो सिर्फ मैं आदर्श मिश्रा जी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हों चाहे बड़े तबके के लोग हों, जो भी वहाँ पे ट्रीटमेंट करने आते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं, उनका सही तरीके से इलाज हो। वहाँ पे किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं होना चाहिए, व्यापार जगत से मेडिकल का कोई नाता नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब दोस्तों अब आप ही समझिए कि एक चिकित्सक का जो काम होता है वो, उसको हम बिल्कुल भगवान से तुलना करते हैं कि नहीं, वो किसी की जान बचाने वाला व्यक्ति है, डॉक्टर किसी की जान बचाने वाला व्यक्ति। तो अगर इसी ऑक्यूपेशन को, इसी प्रोफेशन को अगर आप धूमिल कर दें व्यवसाय के नाम पे, तो किस प्रकार दिक्कतें आएंगी समाज में भी और लोगों के विचारों में भी। उनको भी लगेगा कि नहीं, हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना हॉस्पिटल से, तो एक प्रकार से विश्वास भी उठने लग जाएगा। और दोस्तों बेसिक बात यह है कि जो आदर्श मिश्रा जी के पिताजी का जो रेगुलर बेसिस पे डायलिसिस पहले होता था एनएमसी में, तो पता ये चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो मशीन जिससे डायलिसिस होता था उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडियन कंपनी को दिया गया था, और वहीं का जो कॉन्ट्रैक्टर है उसी के कंट्रोल में ये मशीन थी। और कहीं ना कहीं उन्हीं के कहने पे इनके पिताजी का डायलिसिस नहीं हुआ, और जिसमें मेडिकल राइवलरी के केसेस सामने आ रहे हैं कि जो कहीं कनेक्शन उनका नारायणी हॉस्पिटल से रहा हो और वो एनएमसी में ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो राइवलरी का एक, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि राइवलरी का एक मुद्दा सामने आया है। अब हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के बीच में ही अगर इस प्रकार की राइवलरी हो जाएगी, जहाँ पे एक दूसरे की मदद करना चाहिए दोनों हॉस्पिटल्स को, और अगर वो दोनों राइवलरी करके बैठेंगे तो कितनी जाने जाएंगी। ये तो शुरुआत है दोस्तों, अगर इस प्रकार की राइवलरी रही तो आगे कितनी जाने जाएंगी, समझने वाली बात है। और आदर्श मिश्रा जी के केस को लेकर के दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी जो काफ़ी बड़ी बड़ी जो हस्तियाँ सामने आ गई हैं, जिसमें रवि लामिछाने, जो कि बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व हैं नेपाल के, और उनने काफ़ी ट्विटर में उनको यह लिख करके कहा कि इनने काफ़ी ऐसे धांधलबाजी जो हॉस्पिटल्स में हो रही हैं इनको काफ़ी एक्सपोज करने की कोशिश की, परंतु इस प्रकार की कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हो पाई थी और इस प्रकार के रिजल्ट सामने नहीं आ रहे थे। पर अब उनका ये भी कहना है कि आदर्श जी को कि हम आपके साथ खड़े हैं और जो भी कार्रवाई करनी होगी इस पर प्रॉपर एक्शन करने की हम कोशिश करेंगे और सरकार के सामने बात करने की कोशिश करेंगे। एक प्रकार से उनका स्टैंड लिया है। और इसी के साथ जो नेपाल के एक प्रसिद्ध पॉलिटिशियन कह दें, अभी पहले वो पत्रकार थे पेशे में, उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आए, तो पॉलिटिशियन रविंद्र मिश्रा जी, उनने भी काफ़ी सपोर्ट किया है आदर्श मिश्रा को कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, और इस प्रकार की जो भ्रष्टाचार को कम करने में वो कोशिश भी कर रहे थे अपने काम को लेकर के, अब इसमें उनका सपोर्ट करना। और साथ ही साथ इसी ट्वीट को लेकर के मनीषा कोइराला जी ने भी उनको रिट्वीट किया है, और काफ़ी ज़्यादा दो बड़ी बड़ी हस्तियाँ इनके सपोर्ट में आ गई हैं। और देखा जाए तो दोस्तों जो बेसिक शब्द, जो शब्दावली उनने कही, आदर्श मिश्रा जी ने जिस प्रकार की बात कही, उनने यह कहा कि किसी दूसरे देश के सिटीजन को उसके देश के व्यक्ति की जान बचनी चाहिए या नहीं बचनी चाहिए, इसका अधिकार उसको नहीं है। मतलब कितनी बड़ी पीड़ा हुई होगी और किस प्रकार के गोरख धंधे में ये मेडिकल इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, ये समझने वाली बात है। जहाँ पे हॉस्पिटल्स की कमी है, नेपाल जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में आगे बढ़ रहा है, वहाँ पे अगर इस प्रकार की जो चिकित्सा
क्षेत्र में इस प्रकार के जो डॉक्टर्स और जो मेडिकल क्षेत्र में अगर इस प्रकार के बिजनेस पर्सन्स दाखिल हो जाएंगे तो क्या होगा उस समाज का और क्या होगा उस देश का कि जहाँ पे मेडिकल क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियाँ चालू हो जाएं। तो दोस्तों ये कोई अछूता नहीं है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। मैं इसे आपको एक कनेक्ट ये भी करना चाहूँगा कि भारत में भी इस प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं, क्योंकि क्या है कि लोगों को व्यापार करना है तो वो मेडिकल क्षेत्र में भी कई प्रकार से व्यापार करते हैं। कोई किसी का अंग चुरा लेता है, कोई कुछ कर लेता है। तो इस प्रकार की गंदगी कह दें या सोच कह दें, इस प्रकार की सोच भी जो फैलती है आसपास के देशों में, ये भी गलत है। तो अब जिस प्रकार नेपाल सरकार चाहे कि इनके ऊपर कथित कार्रवाई हो और इस प्रकार के गोरख धंधे को रोका जाए, इसमें पूरा सपोर्ट हम भी करते हैं और आप लोग भी कीजिएगा। और भारत सरकार को कोई व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो मैं आपको यही कहूँगा कि जो मशीन का कॉन्ट्रैक्टर जो इंडियन कंपनीज़ को दिया गया था उसके कॉन्ट्रैक्टर पे कार्रवाई करें। इस प्रकार की जो जान गई है इस पे पूरा विचार करके और जो भी कथित व्यक्ति है जिसने ऐसा काम किया है उसको ऊपर कार्रवाई की जाए। तो मैं दोनों देश की सरकारों से यही कहना चाहूँगा कि संगठित रूप से कार्य करें, संगठित रूप से पता करने की कोशिश करें और जो दोषी है उसको सज़ा मिले। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा। और भारत सरकार, नेपाल सरकार को क्या करना चाहिए आप उस नीचे कमेंट पे ज़रूर लिख के बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर फैलाइएगा और ये जानकारी लोगों तक पहुँचे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा दोस्तों। इससे आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। दोस्तों फिर मिलूँगा इस प्रकार की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।